हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल एम हिमांशु पर। जैसा कि आप जानते हो जीएस की अब से पहले हम 3 क्लासें पढ़ चुके हैं और आज हम चौथी क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है। चौथी क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5 वंश हैं। जैसे सबसे पहले हम गुलाम वंश की बात करेंगे। गुलाम वंश जिसका कार्यकाल 1205 से लेकर के 1290 तक जाएगा। इसके बाद हम गुलाम वंश के बाद हम खिलजी वंश की बात करेंगे। खिलजी वंश जिसमें हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा को मार करके अपने ही चाचा की लड़की से शादी करके पूरा राज्य हड़पा था। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होगा वो 1290 से 1320 होगा। और किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार प्रणाली की शुरुआत की थी। तीसरा हम इसके बाद में शुरू करेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश में किसे पागल बादशाह कहा जाता था। ठीक है, इसका कार्यकाल होगा 1320 से 1414 ईस्वी तक। और इसके बाद में चौथा होगा आपका सैयद वंश। और सैयद वंश की जो टाइमिंग होगी वो 1414 से 1451 तक हम जाएंगे। और इसके बाद में लास्ट हमारा लोदी वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। लोदी वंश जिसमें 1451 से और 1526 तक हम चलेंगे बाबर के आने तक। मध्यकालीन भारत का जो प्रारूप है वो इसी तरीके से है। लोदी वंश के पतन के बाद हम मुगलिया सल्तनत के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चन इसमें बता देता हूँ। लोदी वंश का एक फेमस क्वेश्चन है कि वह कौन सा शासक था जिसे गुलरुखी उपनाम से जाना जाता था। कमेंट में आप जवाब जरूर दें। ठीक है, तुगलक वंश में पागल बादशाह के नाम से किस शासक को जाना जाता था। खिलजी वंश का एक फेमस क्वेश्चन है कि किसने सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की और किसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। गुलाम वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे ही। तो यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं गुलाम वंश के बारे में। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गोरी जिसके 4 गुलाम हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, बख्तियार खिलजी और कुबाचा। उन्हीं में से एक ऐबक गुलाम वंश की नींव डालता है जिसका कार्यकाल 1205 से 1210 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है भाई, ऐबक को जाना जाता है दिल्ली सल्तनत के पहले तुर्क शासक के रूप में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क शासक कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका पूरा नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश की नींव डालने का श्रेय भी किसे जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसके बाद ऐबक ने जो अपनी पहली राजधानी बनाई थी वो लाहौर बनाई थी। लाहौर से ही इसने अपने सारे ही कामकाज किए थे। ऐबक को आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शासक को लाख बख्श और पील बख्श के नाम से जाना जाता है। किस शासक को लाख बख्श और पील बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाखों की संख्या में दान दिया करता था और पील बख्श इसको इसलिए जाना जाता था क्योंकि ये हाथियों का दान करने वाला पहला शासक था। अगर आपसे इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों जिसने अपने कार्यकाल के दौरान सिंहासन का उपयोग नहीं किया, तो आपका क्या आंसर होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भाई, सिंहासन यानी कि इसने अपने 4 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी सिंहासन का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, इसके बाद इसको जाना जाता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाने के लिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और बनवाया किस जगह पर था? विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था और इस संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़वा करके संस्कृत विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस जगह पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद को बनवाया था। ठीक है भाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़वाने के लिए। इसी का सेनापति हुआ करता था बख्तियार खिलजी और इसी ने 1196 ईस्वी में
नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने के आदेश दिए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1199 ईस्वी में किसने शुरू कराया था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 1199 से ये जाएगा 1229 ईस्वी तक। इसको कंप्लीट कौन कराएगा, इसको कंप्लीट कराएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इसके बाद हम इल्तुतमिश के बारे में ही बात करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इतिहास में ऐसा कौन सा शासक था जो चौगान या पोलो खेलते समय गिरकर जिसकी मृत्यु हुई थी, चौगान या पोलो खेलते समय। तो पोलो खेलते समय, पोलो या चौगान एक गेम हुआ करता था, उसे खेलते समय पहली बार ऐबक की मृत्यु हुई थी। कब, 1210 ईस्वी में। कब हुई थी भी, 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने कभी भी अपने राज्य में सिंहासन का उपयोग नहीं किया और चौगान और पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में वो मर गया। इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। ठीक है, एक एग्जाम में पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से आप क्या समझते हैं, तो ऐबक का अर्थ क्या होता है भाई, चंद्रमा। ऐबक का अर्थ क्या होता है भाई, चंद्रमा। इसके बाद इसका बेटा 1211 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा 1211 ईस्वी में आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम शाह को इल्तुतमिश ने हरा दिया। आराम शाह को किसने हरा दिया भाई, इल्तुतमिश ने। और इसे हरा करके इल्तुतमिश 1211 में गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश को ही कहा जाता है वास्तविक सुल्तान। यानी कि दिल्ली का जो वास्तविक सुल्तान है, जो वैधानिक सुल्तान है, या दिल्ली सल्तनत का जो फेमस सुल्तान है वो इल्तुतमिश है। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव जो डालता है वो क्या है, इल्तुतमिश। यानी कि गुलाम वंश की नींव डालने का जो श्रेय जाता है दिल्ली में वो इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है भाई, आराम शाह को मार करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए राजगद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का शासक हुआ करता था, तो राजगद्दी पर बैठने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। बदायूं का गवर्नर। ठीक है भाई, बदायूं का गवर्नर। इसके बाद जैसे ही इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो मोहम्मद गोरी के 4 गुलामों में से जो एक गुलाम था याल्दोज, उसकी नज़र दिल्ली पर पड़ती है और वो दिल्ली की तरफ चल देता है। ठीक है, अब हम गुलाम वंश में बात करेंगे इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश की। ठीक है भाई, और इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1211 ईस्वी से 1236 तक। 1211 ईस्वी से 1236 तक। अभी तक हमने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल है वो 1206 से 1210 तक चलता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान कहा जाता है, प्रथम सुल्तान या प्रथम वैधानिक सुल्तान, और इससे ही बगदाद के खलीफाओं ने खलीफा की उपाधि दी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गुलाम वंश में पहला खलीफा या पहला वैधानिक सुल्तान किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, खलीफा। इल्तुतमिश से रिलेटेड फेमस क्वेश्चन की 1205 ईस्वी में किस किस के बीच तराइन का युद्ध हुआ, तो मैंने अभी बताया तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन के 2 युद्धों के बारे में मैं इससे पहली क्लासों में बता चुका हूं। जिसने भी वो क्लासें नहीं देखी हैं वो जा करके इससे पहली क्लास से देख लें। ठीक है, याल्दोज जो था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसकी नज़र दिल्ली पे पड़ती है और दिल्ली में जो कि राज कर रहा था इल्तुतमिश, तो 1205 ईस्वी में याल्दोज आक्रमण कर देता है दिल्ली पर और याल्दोज वर्सेस इल्तुतमिश दोनों के बीच में तराइन का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें याल्दोज पराजित हो जाता है। ठीक है भाई, तो तराइन का अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए तराइन का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो तराइन का जो तृतीय युद्ध है वो इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में हुआ। ठीक है, इसके बाद 1221 ईस्वी में भारत में जो ज़ियाउद्दीन मकबन्नी था, एक
मंगोलिया का शासक हुआ करता था, मंगोलिया, मंगोलिया या हम इसे कह सकते हैं तैमूचिन। यहाँ का एक शासक हुआ करता था चंगेज खां, चंगेज खां। ये चंगेज खां को एशिया का, चंगेज खां को एशिया का सबसे क्रूर शासक कहा गया है, सबसे क्रूर शासक या बदनाम शासक। अगर आपसे इतिहास में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के समय एशिया का सबसे बदनाम शासक कौन था, तो सबसे बदनाम या क्रूर शासक चंगेज खां को कहा जाता है। चंगेज खां के छोटे भाई को मार करके जियाउद्दीन मकबरनी, क्या नाम था भाई, जियाउद्दीन मकबरनी। चंगेज खां के छोटे भाई जियाउद्दीन मकबरनी को मार करके, जियाउद्दीन मकबरनी चंगेज खां के छोटे भाई को मार करके भारत भाग आया था और उसी का पीछा करते हुए चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण कर दिया। चंगेज खां ने इल्तुतमिश को बुलावा भिजवाया 1221 में कि या तो आप जियाउद्दीन मकबरनी को हमें दे दीजिए वरना हम आपके राज्य पे हमला कर देंगे। तो इल्तुतमिश ने क्या काम किया भाई, चंगेज खां को जियाउद्दीन मकबरनी को वापस दे दिया और इसे सिंध में ही, सिंध प्रांत जो कि भारत का उत्तर पश्चिमी एक हिस्सा हुआ करता था उस समय, सिंध प्रांत में मार करके इसे वापस चला गया। चंगेज खां को बदनाम इसलिए कहा जाता है कि इसकी कब्र का आज तक भी पता नहीं है। इसने अपने सैनिकों से या अपने सेनापति से पहले ही कह दिया था कि जितने भी लोग मेरी कब्र के पीछे जाएंगे उन सबको आपको जो है वहीं पे दफना देना है। तो इसलिए इसे एशिया का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है, यानी कि जितने ही लोग इसके दफनाने में इसको शामिल हुए थे उन सब लोगों को मार करके वहीं पे दफना दिया गया था चंगेज खां के साथ में। ठीक है, बात कर लेते हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश के बारे में हम बात कर रहे थे। इल्तुतमिश को जाना जाता है दल चालीसा के लिए। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में दल चालीसा की एक शुरुआत की। दल चालीसा का मतलब था तुर्गान चहलगामी, इसको बोला जाता था तुर्गान चहलगामी। ये एक ऐसा समूह था जो 40 स्पेशलिस्ट लोग हुआ करते थे, यानी कि 40 स्पेशलिस्ट तुर्क सरदार। जैसे किसी भी मिशन के लिए उन्हें भेजना होता था तो क्या होता था कि दल चालीसा को आदेश दिया जाता था और ये 40 लोग हुआ करते थे स्पेशल तुर्क सरदार, और किसी भी काम को अंजाम देने के लिए इल्तुतमिश ने भेजता था। इल्तुतमिश ने एक और व्यवस्था की शुरुआत की थी जिसका नाम था इक्ता प्रथा। ठीक है भाई, इक्ता प्रथा क्या थी? एकता प्रथा क्या थी कि युद्ध में जो भूमि जीती जाती थी या जो भूमि सैनिकों के द्वारा जीती जाती थी उस भूमि को सैनिकों में आपस में बांट दिया जाता था, और इसी प्रथा को कहा गया एकता प्रथा। यानी कि जो भूमि जीते हुए राज्य की जो भूमि हुआ करती थी उस भूमि को सैनिकों को बांट दिया करता था। अब इस भूमि से जो इस भूमि जिसके हिस्से में आती थी उसे इक्तेदार कहा जाता था। इक्तेदार, जिस भी सैनिक को ये भूमि मिलती थी, और जो इक्तेदार इस भूमि से कर वसूली करता था उस कर वसूली को कहा जाता था इक्तेदारी। ठीक है भाई, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भी इक्ता प्रथा क्या थी, इक्तेदार कौन हुआ करते थे और इक्तेदारी व्यवस्था क्या थी, तो आप बता सकते हैं कि युद्ध में जीती हुई भूमि को सैनिकों में बांट दिया जाता था, उसे कहा जाता था इक्ता प्रथा, और जिस सैनिक को वो भूमि मिलती थी उसे इक्तेदार कहा जाता था। और जो सैनिक उस भूमि से टैक्स वसूली किया करता था, यानी कि भूमि से ऋण लिया करता था, टैक्स वसूली किया करता था, उस व्यवस्था को कहा जाता था इक्तेदारी। ठीक है भाई, इसके बाद इल्तुतमिश ने 1229 में, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुतुब मीनार का निर्माण कराया। 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, और इल्तुतमिश के 4 बेटे हुआ करते थे, 4 बेटे और 1 बेटी। 4 बेटे 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह बड़े बेटे का नाम था, और बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश एक बार एक बुंदेलखंड में एक युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पर अपने 4 बेटों और अपनी बेटी को लेकर के गया, यानी कि अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए। तो इसके 4 बेटे जो थे वो
एक कायर की तरह साबित हुए और इसकी बेटी रजिया सुल्तान ने इसका बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो इल्तुतमिश ने अपने मरने से पहले अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन जो तुर्क लोग थे वो एक महिला को अपनी शासक के रूप में नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपना शासक बना लिया। यानी कि 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपना शासक बना लिया, लेकिन जब उत्तराधिकारी घोषित किया गया था रजिया सुल्तान को, तो रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटा करके खुद गद्दी पे कब्जा कर लिया। तो आगे हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किस शासक ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए, तांबे और चांदी के सिक्के चलाए। तो इल्तुतमिश ही एक ऐसा शासक था जिसने चांदी के और तांबे के सिक्के सर्वप्रथम अपने शासनकाल में चलाए। ठीक है भाई, चांदी के सिक्के को यहाँ पे टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को यहाँ पे जीतल कहा जाता था। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले सोने के सिक्के, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जिन्हें दिरहम कहा जाता था, वो किसने चलाए, ये मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ। तो सोने के सिक्के जिन्हें दिरहम कहा जाता था, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट में दें। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में कि रजिया सुल्तान ने किस तरीके से पहली मुस्लिम महिला होने के साथ साथ किस तरीके से भारत पर रूल किया। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि कुतुब मीनार से किस शासक का संबंध नहीं है, किस शासक का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इल्तुतमिश यानी कि किसका संबंध नहीं है, यानी कि जो कुतुब मीनार है उसमें 5 मंजिलें हैं। ठीक है भाई, तो 5 मंजिलों को बारी बारी से एक बार कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, और एक बार क्या हुआ था, उसकी 2 मंजिलें जो हैं गिर गई थी बिजली के गिरने से। यानी कि एक बार बिजली तड़की थी और बिजली तड़कने से उसके ऊपर जो है 2 मंजिलें उसकी ध्वस्त हो गई थी। तो उन 2 मंजिलों का भी निर्माण एक शासक ने कराया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा शासक था जिसने कुतुब मीनार का निर्माण या कुतुब मीनार का जो जीर्णोद्धार है वो बिल्कुल भी नहीं कराया था। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कल की वीडियो में हम रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।